नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात। आज 27 फरवरी है और आज पाखी संवाद, जहां शब्द डरते नहीं के जरिए हम स्मरण कर रहे हैं उस लेखक का जिसने महामंदी के दौर में भूख, बेघरपन और श्रमिकों की पीड़ा को शब्द दिए। मैं बात कर रहा हूं नोबेल पुरस्कार प्राप्त महान साहित्यकार जॉन स्टाइनबेक की। लेकिन इनकी बात करने से पहले मैं इसी मंच के जरिए एक महान बंगाली साहित्यकार को श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहूँगा। देखिए, जैसा बच्चन जी की शायद कविता है कि जीवन की आपाधापी में कब इतना वक्त मिला, जीवन की आपाधापी में कब इतना वक्त मिला, कुछ देर बैठ या सोच सकूं, जो कहा किया जो माना उसमें क्या भला क्या बुरा। तो ऐसे ही कई बार इस आपाधापी में कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। 20 तारीख को, इसी 20 फरवरी को बंगाली साहित्य के आकाश का आप कह सकते हैं एक चमकता हुआ सितारा सदा के लिए अस्त हो गया। 21 फरवरी को जब मैंने ये खबर पढ़ी, द इंडियन एक्सप्रेस में बहुत बड़ी खबर आई थी। अगर मैं सही याद कर रहा हूँ तो बॉटम पेज, फ्रंट पेज के बॉटम में एक खबर आई थी। मुझे तभी लगा कि इस पर बोलना चाहिए, इनको याद करना चाहिए, लेकिन भूल गया। मैं बात कर रहा हूँ मणिशंकर मुखर्जी की, जिन्हें साहित्य जगत शंकर के नाम से जानता था, जिनका 92 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया। यह केवल एक लेखक की विदाई नहीं बल्कि पूरे साहित्यिक युग का अवसान है। उन्होंने अपने लेखन से कोलकाता शहर, उसके मध्यवर्गीय जीवन, वहाँ के संघर्षरत युवाओं, कॉरपोरेट की दुनिया और मानवीय आकांक्षाओं को जिस सजीवता से शब्द दिए, वो न केवल बंगाली साहित्य बल्कि आप कह सकते हैं पूरे भारतीय साहित्य में अद्वितीय है। 7 दिसंबर 1933 को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में जन्मे शंकर जी का जीवन प्रारंभ से ही संघर्षों से भरा रहा। और ये कमाल है, मैं बार बार जब संवाद करता हूँ आप सब से तो ये बात रेखांकित करता हूँ कि जितने भी बड़े कवि हुए हैं या साहित्यकार हुए हैं, जो मानवीय ऊर्जा से जिनका साहित्य भरा रहा है, उनका बचपन बड़ा संघर्षमय रहा। किशोरावस्था में शंकर जी के पिता का निधन हो गया था और परिवार की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गई थी। जीविका की तलाश में उन्होंने कई छोटे बड़े कार्य किए। एक अंग्रेज बैरिस्टर के यहाँ वे क्लर्क के रूप में बहुत समय तक रहे। उन्होंने कोर्ट्स में, फिर डिफरेंट ऑफिसेज में, दफ्तरों में, उस दौर में जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, काम किया और इस औपनिवेशिक मानसिकता वाली दुनिया को बड़े नज़दीक से देखा। और उनका यही अनुभव आगे चलकर उनके पहले चर्चित उपन्यास कतो अजनारे, ये उनके उपन्यास का नाम है, कतो अजनारे का आधार बना। इस कृति ने उन्हें आप कह सकते हैं साहित्यिक दुनिया में पहचान दिलाई और उसके बाद तो वो लोकप्रिय होते चले गए। शंकर का साहित्य शहरी जीवन का जीवंत दस्तावेज है। उनका कालजयी उपन्यास, इस सब का नाम तो मेरी समझ कहती है हम सब ने सुना है, चौरंगी। चौरंगी कोलकाता के एक प्रतिष्ठित होटल की पृष्ठभूमि में लिखा गया, जहां एम्बिशंस, लस्ट, प्रेम, अकेलापन और सामाजिक दिखावे सब का विस्तार से वर्णन है। आप कह सकते हैं इन सब की परतें खुलती हैं। इसी पर आधारित फिल्म चौरंगी बहुत ही अपने समय की सफल फिल्मों में रही और इस फिल्म के कारण भी शंकर बहुत लोकप्रिय हुए। इसके अतिरिक्त उनका उपन्यास है सीमाबद्ध और एक उपन्यास है जन अरण्य, जिस पर सत्यजीत रे ने 2 फिल्में बनाई, सीमाबद्धा और जन अरण्य, और ये विश्वविख्यात फिल्में थी। इन रचनाओं में भी वही है, कॉरपोरेट संस्कृति, नैतिकता और अनैतिकता के बीच में द्वंद्व, बेरोजगार युवाओं की हताशा और सामाजिक विडंबनाओं का बहुत गहराई से प्रस्तुतिकरण। और आप कह सकते हैं कि शंकर
इन दो पुस्तकों ने शंकर का यथार्थवादी लेखन सामने लाने का काम किया। उन्होंने लगभग 7 दशक लंबे साहित्यिक जीवन में 70 से अधिक पुस्तकें लिखी। उपन्यासों के अलावा उन्होंने आत्मकथात्मक लेखन, शोध ग्रंथ और बहुत विशेष रूप से स्वामी विवेकानंद पर गंभीर अध्ययन प्रस्तुत किया। उनकी आत्मकथा का नाम है एका एका एकाशी, एका एका एकाशी, जिसको भी बहुत सराहा गया और साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें पुरस्कृत किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें बंकिम पुरस्कार सहित बहुत सारे पुरस्कार दिए गए। मज़ेदार बात यह है कि वो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन उनकी संवेदनशील दृष्टि ने पेशेवर दुनिया के भीतर छिपे नैतिक संघर्ष और मानवीय द्वंद्व को कमाल से उकेरा है। वे कोलकाता के शेरिफ भी रहे, मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे। कोलकाता शहर के शेरिफ रहे, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाई। उनका पूरा जीवन, ऐसा कहा जाता है, बेहद पारदर्शी था और मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ था। शंकर ने उस बंगाल को शब्द दिए जो स्वतंत्रता के बाद सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल, श्रमिक आंदोलनों और आर्थिक ठहराव के दौर से गुजरा था। आपको पता है, कम्युनिस्ट शासन वहाँ लंबे समय तक रहा और बंगाल की आर्थिक स्थिति बुरी तरह खराब हो गई थी। शंकर ने दिखाया कि आधुनिक जीवन की चमक दमक के पीछे कितनी पीड़ा और अकेलापन होता है। उनके पात्र केवल काल्पनिक नहीं बल्कि हमारे समाज की जीवित तस्वीरें हैं, हमारे अगल बगल के पात्र हैं। उनके निधन से साहित्य जगत, विशेषकर बंगाल में साहित्य जगत शोकाकुल है, किंतु उनकी रचनाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी। मणिशंकर मुखर्जी अपने शब्दों में जीवित रहेंगे, कोलकाता की गलियों में जीवित रहेंगे, कोलकाता के कॉरपोरेट सेक्टर के दफ्तरों में जीवित रहेंगे। वो चौरंगी जैसे होटलों और संघर्षरत युवाओं के सपनों में जीवित रहेंगे। यही उनकी सच्ची स्मृति और अमर विरासत है। और चलिए अब बात करते हैं आज जिनका जन्मदिन है, जॉन स्टैनबेक, जिन्हें हम कह सकते हैं संघर्ष, श्रम और मानव गरिमा के कथाकार। जॉन केवल उपन्यासकार नहीं थे, वे अमेरिकी समाज की अंतर आत्मा के लेखक थे। उन्होंने साहित्य को उन लोगों की आवाज़ बनाया जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलेंगे, जो खेतों और खलिहानों में मिलेंगे, जो सड़कों में मिलेंगे, जो रेडी पटरी में मिलेंगे। ऐसे लोगों को उन्होंने अपने साहित्य के जरिए आवाज़ दी। 27 फरवरी 1902 को कैलिफोर्निया में जन्मे स्टाइनबेक ने बचपन से ही किसानों, मजदूरों और प्रवासी श्रमिकों का जीवन बड़ी नज़दीकी से देखा। कैलिफोर्निया की उपजाऊ घाटियों में श्रम करते लोग, सूखा और विस्थापन से जूझते परिवार, किसान का कठोर जीवन और जीवन की अनिश्चितता, यही उनकी रचनाओं की मिट्टी बने। वे चमकदार अभिजात वर्ग के लेखक नहीं थे, वे उन हाथों के लेखक थे जिनमें छाले थे। एक कविता भी याद आ रही है मगर अभी पूरी याद नहीं। बिल्कुल यही शब्द कि वे उन हाथों के लेखक थे जिनमें छाले थे। उनकी प्रारंभिक कृतियों में ऑफ माइस एंड मैन 1937 में ये शायद आई थी। ऑफ माइस एंड मैन ये बड़े उल्लेखनीय उनकी कृति है। जॉर्ज और लेनी की दोस्ती की ये कहानी है, दो पात्र हैं और ये अमेरिकी स्वप्न की विडंबना को, द ग्रेट अमेरिका की विडंबना को उजागर करती है। तो मजदूर, स्वप्न और लेनी जो एक छोटे से खेत और स्वतंत्र जीवन का सपना देखते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ उन्हें सपना पूरा नहीं करने देती। उपन्यास की एक पंक्ति मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, इसी उपन्यास से है। Guys like us that works on ranches, guys like us that works on ranches are the loneliest guy in the world। यह अकेलापन केवल पात्रों का नहीं, उस पूरे वर्ग का है जो श्रम करता है और सपने देखता है, पर अपने स्थायित्व के लिए और सम्मान के लिए लड़ता जरूर है लेकिन वंचित रह जाता है। स्टाइनबेक यहाँ अमेरिकी ड्रीम की चमक के पीछे छिपी
सामाजिक सच्चाई को सामने लाते हैं। उनकी सबसे महान कृति है द ग्रेप्स ऑफ रैथ। द ग्रेप्स ऑफ रैथ 1939 में प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास जो महामंदी का चरम दौर था तब विस्थापित किसानों की गाथा है। एक किसान है जॉर्ज, उसके परिवार की यात्रा ओक्लाहोमा से कैलिफोर्निया तक केवल एक स्थान का परिवर्तन नहीं है या नया भूगोल नहीं है, बल्कि मनुष्य की गरिमा की परीक्षा है। इस उपन्यास में उन्होंने बहुत ही अद्भुत एक लाइन लिखी है, इन द सोल्स ऑफ द पीपल द ग्रेप्स ऑफ रेथ आर फिलिंग एंड ग्रोइंग हैवी फॉर द विंटेज। ये पंक्ति बताती है कि अन्याय के विरुद्ध आक्रोश धीरे धीरे आता है और एक दिन वह बम का रूप ले सकता है, विस्फोट ले सकता है। स्टाइनबेक यहाँ केवल कहानी नहीं कह रहे, वे चेतावनी दे रहे हैं कि जब व्यवस्था मनुष्य को रोटी और सम्मान से वंचित करती है, जब सत्ता या व्यवस्था मनुष्य को रोटी और सम्मान से वंचित करती है, तो समाज के भीतर क्रोध पनपने रखता है और एक दिन विस्फोट हो जाता है। इसी उपन्यास में उन्होंने लिखा है, Whenever there is a fight so hungry people can eat, I will be there. Wherever there is a fight so hungry people can eat, I will be there. ये टॉम जॉर्ज के माध्यम से मानवता की सामूहिक चेतना का उद्घोष है। स्टाइनबेक के लिए मनुष्य की गरिमा सर्वोपरि है। वे मानते हैं कि साहित्य का कार्य केवल लिखना नहीं है, रोमांस नहीं है, बल्कि उसका असली काम है नैतिक पक्षधरता। उनकी कृति ईस्ट ऑफ ईडन 1952 में आई। यह अच्छाई और बुराई के शाश्वत द्वंद्व की कथा है। यह बाइबल के केन और एबेल के मिथक से प्रेरित है, पर उसे आधुनिक मनोवैज्ञानिक संदर्भों में प्रस्तुत करती है। इसमें एक जगह उन्होंने लिखा है, एंड नाउ दैट यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, एंड नाउ दैट यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट यू कैन बी गुड। अब जब तुम्हें परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं हो तो तुम कम से कम अच्छे हो सकते हो। मानवीय दृष्टि का सार, मनुष्य त्रुटिपूर्ण है, पर उसी त्रुटि में उसकी संभावना भी छिपी है। स्टाइनबेक ने युद्ध संवाददाता, वॉर रिपोर्टर के रूप में भी काम किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने सैनिकों के अनुभवों को नज़दीक से देखा और दर्ज किया। उनकी रचना द मून इज़ डाउन और बाद में लिखी गई ट्रैवल्स विद चार्ले में भी समाज और व्यक्ति के बदलते संबंधों की झलक मिलती है। 1962 में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नोबेल समिति ने उन्हें यथार्थवादी और कल्पनाशील लेखन, जो नोबेल समिति साइटेशन पढ़ती है, उसमें उन्होंने स्टाइनबेक को यथार्थवादी और कल्पनाशील लेखन जिसमें सहानुभूति और तीक्ष्ण सामाजिक दृष्टि का संगम है, ये कहकर पुकारा और सम्मानित किया। यह सम्मान केवल एक लेखक के लिए नहीं, बल्कि उन श्रमिकों के लिए था जिन्हें उन्होंने अपने साहित्य के केंद्र में रखा। 20 दिसंबर 1968 में उनका निधन हुआ, पर उनकी रचनाएं आज भी उतनी प्रासंगिक हैं। और आज जब हमारे समय में 2026 में दुनिया जबरदस्त आर्थिक असमानता, विस्थापन और श्रमिक संकट से जूझ रही है, स्टाइनबेक ज़्यादा प्रासंगिक हैं। वे हमें याद दिला रहे हैं कि भूख केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं, सामाजिक संरचना का प्रश्न है। स्टाइनबेक की सबसे बड़ी शक्ति यह थी कि वे करुणा को कमजोरी नहीं मानते थे। उनके लिए करुणा सामाजिक परिवर्तन का आधार थी। वे शोषितों के लिए रोते नहीं थे, बल्कि उनके साथ खड़े होते थे। बाकी संवाद जहाँ शब्द डरते नहीं, कि इस मंच से यह कहना मुझे लगता है सार्थक होगा कि जॉन स्टाइनबेक ने साहित्य को जनपक्षधर बनाया। उन्होंने दिखाया कि कहानी तब जीवित होती है जब वो समाज के सबसे कमज़ोर व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करती है। क्योंकि जब शब्द भूख और अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हैं, तब वो केवल साहित्य नहीं रहते, वे आप कह सकते हैं मनुष्य की अंतरात्मा बन जाते हैं। धन्यवाद।